हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो भाई अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस होने वाला है आपका अक्टूबर के मिड में। ऐसा टेंटेटिव है, तो हम लोग उसके लिए आपको पता है मेंस की जो सीरीज है वो हम लोग अभी इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको मेरे ख्याल से मैं आपको कितनी क्लासेस दे चुका हूँ। शायद मैं आपको टोटल 7 या 8 क्लासेस जो है वो दे चुका हूँ। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अपडेट कर दी है। वो मेरे से गलती ये हो गई थी कि वो प्लेलिस्ट जो थी ना वो अपडेट तो कर दी थी मैंने, लेकिन वो प्राइवेट थी। मैंने देखा नहीं कि वो प्लेलिस्ट जो है प्राइवेट है, तो इसलिए कई बार बच्चे कमेंट कर भी रहे थे कि सर प्लेलिस्ट शो नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। और मुझे लग रहा था यार पागल हो गया, तुम लोग सही से देख ही नहीं रहे होगे। लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा वो प्राइवेट था, तो अब मैंने उसको ठीक कर दिया है। अब आप जाओगे तो एस एस सी सीजीएल 2023 के नाम से जो प्लेलिस्ट है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। वहां से जितनी भी क्लासेज है 7 या 8 क्लासेज, उसको आप देखो। और मैंने पहले भी बताया था ये सिर्फ है तो वैसे स्पेसिफिक ये मेंस वालों के लिए, लेकिन अगर आपका सीजीएल प्री है 24 का, या सीएचएसएल का एग्जाम आप देने वाले हो, या सीपीयू का एग्जाम देने वाले हो, या एमटीएस का एग्जाम देने वाले हो, कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, आप सभी के सभी इन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि ये मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आप ये समझ के चलो। इससे पहले हमने क्या किया था, पैराजंबल। और पैराजंबल को मैंने जितनी बेहतरीन तरीके से कराया है, जिस तरीके से मैंने समझाया है, मैं मेरे को ऐसा लगता है शायद कि उस तरीके से किसी और ने नहीं समझाया होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने अच्छा नहीं समझाया होगा, बहुत सारे टीचर होंगे जिन्होंने अच्छा समझाया होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने समझाया है ब्रेक डाउन कर करके चीज़ों को, और जिस तरीके से मैंने ट्रिक्स बताई है, जो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, और मेरी ट्रिक्स के साथ में आपने देखा भी कि मैंने खुद भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाया सेकंड्स के अंदर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें शायद किसी और ने ना बताई हो सकता है अच्छा पढ़ाया हो दूसरे टीचर्स ने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो तरीका है वो शायद थोड़ा सा उन लोगों से बहुत डिफरेंट हो, जो आपको अच्छा लगे। तो अगर आप लोगों ने पैराजंबल की वीडियोस नहीं देखी है, तो पैराजंबल की मैंने कितनी क्लासेस पढ़ाई है आपको कोई बता सकता है क्या? अच्छा, लाइव नहीं है हम लोग। मैं बहुत ही जल्दी प्लान कर रहा हूँ लाइव क्लासेस स्टार्ट करने का, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि इसके ऊपर लाइव क्लास कैसे ली जाती है ना, मैंने वो सीख लिया है। पैराजंबल की 4 क्लासेस हुई हैं आपकी, टोटल टोटल 4 क्लासेस। तो अगर आप लोगों ने वो चारों क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप देख लेना, ठीक है। और टोटल कितनी क्लास हो चुकी है हमारी इसकी? 1 2 3 4। अच्छा, 4 4 8, 8 क्लासेस हो चुकी है आपकी, ठीक है। आज की क्लास जो है क्लास 9 है, ठीक है भाई। चलो, आज की क्लास क्या है? क्लास 9। और आज हम क्या करने वाले हैं? क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, जो कि आपके बहुत काम का है। देखो, असल में क्या है ना, क्लोज टेस्ट मेरे को लगता है कि इकलौती ऐसी चीज है जिससे वास्तव में बच्चे के इंग्लिश का क्या लेवल है वो चेक किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वोकैब को रटा जा सकता है। आप वोकैब को रटकर चले गए एग्जाम में, एक वोकैब पूछा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसको करना नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको कर दोगे। जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो पैसेज आता है, उस पैसेज को आपने पढ़ा, हालांकि ये भी इंग्लिश को टेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इजी है क्लोज टेस्ट के मुकाबले, क्योंकि इसको आपने पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा क्लोज टेस्ट के मुकाबले तो ईजी ही है। इडियम हो गया, वन वर्ड हो गया, स्पेलिंग हो गया, इसका बच्चा रट्टा लगा सकता है। लेकिन क्लोज टेस्ट इकलौती ऐसी चीज है जिसका आप कभी भी रट्टा नहीं लगा सकते। इकलौती ऐसी चीज है ये, क्योंकि इसमें ना आपको हाई लेवल की थिंकिंग चाहिए। आपको बहुत ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इंग्लिश की होती है, मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश को लेकर, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है भाई? कि तुम कुछ पढ़ रहे हो, ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक है, और तुम 4 ऑप्शन देख रहे हो, तो तुमको देखते पता लग जाए यार इसके बाद ये तो नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पर कोई चीज लिखी है, मान लो जो भी एक्स वाई जेड, तुम कह रहे हो इसके बाद ये ब्लैंक में ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, यही आ सकता है। तो इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो देखो, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, जैसे अभी आपने पढ़ा, पैराजंबल की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। मैंने आपको बताया कि आप पेयर बना के देख लो, आप स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है वो ढूंढ लो जिसको हम इंट्रो कहते हैं, या फिर आप लास्ट वाला ढूंढ लो, कंक्लूजन पार्ट जिसको हम कहते हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, ऑप्शंस को देख लो। क्लोज टेस्ट में क्या होता है ना, क्लोज टेस्ट में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिस ट्रिक की मदद से आप इसको सॉल्व कर सको, क्योंकि क्लोज टेस्ट हमें थोड़ी पता कि एग्जाम में किस लेवल की आने वाली है, क्या टॉपिक देने वाला है आपको। वो जो आपको बीच बीच में ब्लैंक्स दे रहा है, उस ब्लैंक के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, वो कैप पे बेस पे है या वर्ब के बेस पे है। अभी आपको समझाऊंगा वो कैप बेस और वर्ब बेस क्या होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है असल में चेक करने का कि भाई बच्चों को इंग्लिश कितनी आती है, इंग्लिश को उन्होंने सिर्फ पढ़ा, सिर्फ रटा है, या सच में वो पढ़कर आए हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको अपने क्लोज टेस्ट को सच में इंप्रूव करना है, तो कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको आपको दिल से फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैंने पहले बताया, अगर कोई टीचर या कोई थंबनेल में, क्योंकि आजकल थंबनेल का खेल है, सारा का सारा थंबनेल का खेल है। अगर तुमने कहीं थंबनेल देखा यूट्यूब पे कि इस ट्रिक से क्लोज टेस्ट को कर दे धुआं धुआं, या इस ट्रिक से क्लोज टेस्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कोई भी ट्रिक, कुछ भी, आप कितना भी सीख लेना,
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ऑन पेपर लिख के दे सकता हूं मैं आपको, आई कैन गिव यू इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट एक इडियम है जिसका मतलब होता है इन रिटर्न। तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि अगर कोई आपको ट्रिक सिखा रहा है क्लोज टेस्ट के अंदर, और उस ट्रिक की मदद से ना आप एक काम करना, नया क्लोज टेस्ट कोई उठाना सीजीएल मेंस में आया हुआ, और आप उसको करने की कोशिश करना, और वो ट्रिक लगाना जो उन्होंने आपको सिखाई है। मेरी गारंटी कि आप उस ट्रिक से उसको नहीं कर पाओगे। उसको आप कब कर पाओगे? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब लाइन को पढ़कर, इंग्लिश की जो लाइन है उसको पढ़कर जब तक आपको उसकी हिंदी समझ में नहीं आएगी कि एग्जैक्टली उसमें क्या कहना चाह रहा है जो राइटर है, या फिर जिसने कोई, मान लो कोई आपको आर्टिकल आ रहा है, तो आपको तब तक नहीं पता चल पाएगा कि उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कब होगी? जब आप डेली क्या करोगे? रीडिंग। तो रीडिंग में आपको क्या करना है? डेली आपको आधा घंटा रीड करना है। एनसीईआरटी की बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया, क्लोज टेस्ट को करने की कोई ट्रिक नहीं है। और अगर कोई ट्रिक तुम्हें पता चले तो मुझे भी बताना कि कौन सी ट्रिक से क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया जा रहा है। इसके लिए तुम्हें चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है भाई, देखो कुछ पॉइंट्स हैं। कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। तुम्हें ग्रामर के सारे टॉपिक्स आने चाहिए, पता होने चाहिए एटलीस्ट। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भैया अगर मैंने तुम्हारे सामने एक वर्ड लिख दिया पावर, और अगर मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया पावरफुल, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तुम्हें यही नहीं पता कि पावर, तुम कह रहे हो पावर एक एडवर्ब है, तुमको इतना ही नहीं पता कि पावर क्या है। तुम कह रहे हो पावरफुल एक नाउन है, तुमको इतना नहीं पता क्या है। तो तुम क्या करोगे भाई? तुम कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर लोगे? तुम्हें कम से कम पता तो होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूं, मैं बोलूं हंगर क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए नाउन है। मैं बोलूं तुमसे इसका एडजेक्टिव बनाओ, तो इसका एडजेक्टिव क्या होता है? हंग्री। तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, ये तो बेसिक चीजें हैं, बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर तुमको ये भी नहीं पता तो और तुम उम्मीद करते हो, ये उम्मीद रखते हो कि क्लोज टेस्ट हम से क्यों नहीं हो पा रहा है, हम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो फिर तो भैया छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। तो ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। मैं फिर भी आपको कुछ, देखो अब जाहिर सी बात है, अब आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगी कि सर आपकी सारी बात ठीक है, हमने मान ली कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ग्रामर के टॉपिक होने चाहिए, लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो आपकी वीडियो से हमें मिलेगा और जिसकी मदद से हम थोड़ा सा मतलब इजी वे में क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल है, मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आया हूं। देखो देखो क्यों लेके आया हूं, मैं इनको सॉल्व कराऊंगा अभी, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी निश्चिंत रहो। मैं अपने तरीके भी आपको दूंगा कि अगर मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करता, अगर मैं एग्जाम देता, तो मैं किस तरीके से सॉल्व करता इनको, वही तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। मैंने फिर से कहा, आई हैव नो ट्रिक्स, मेरे पास कोई ट्रिक्स नहीं है, ठीक है। चलो भाई, दूसरा क्या? मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वही मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम पता हो कि भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि क्या है, कि कोई वर्ड अगर लिखा है तो वो नाउन है, प्रोनाउन है, क्योंकि यहां पर इसका बहुत यूज है, ध्यान रखना। जैसे मान लो एक ब्लैंक है, ठीक है, ध्यान से समझना, एक ब्लैंक है और यहां पर दे रखा है एक नाउन, यहां पर कोई भी एक नाउन दे रखा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, आप जानते हो ना। और आपको पता है चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से जो तीन ऑप्शन है वो एडवर्ब है, एक ही ऑप्शन है जो एडजेक्टिव है। तो आपको बेशक इसकी मीनिंग ना भी पता हो, लेकिन आप आंसर तो लगा ही दोगे, क्योंकि आपको कम से कम ये पता रहेगा कि हाँ ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब तो नहीं है। तो इस तरीके से बहुत जरूरी होता है पार्ट ऑफ स्पीच का पता होना, कि कौन सा जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूं मैं आपको। कुछ भी जादू नहीं है, प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा, बिना प्रोसेस से गुजरे रिजल्ट पे नहीं जा सकते ना। अगला, मस्ट बी गुड एट वोकैबुलरी। अब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट के अंदर 60% या 70% केस में ऐसा होता है कि चार ऑप्शन जो होंगे ना, ये चारों अलग अलग वोकैब्स होंगी, चारों बेसिकली। और मान लो आपको इन चारों वोकैब्स की हिंदी ही नहीं पता, चारों में से किसी की हिंदी नहीं पता आपको, और आपको ब्लैंक में भरना है, तो कैसे भरोगे आप? जब तक आपको पता ही नहीं कि भाई इसका मतलब क्या है। आपको आइडिया है कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी बात हो रही है या वैसी बात हो रही है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि ऐसी या वैसी बात इन चारों में से किस में हो रही है, क्योंकि आपको चारों वर्ड मीनिंग का मतलब नहीं पता आपको। तो कैसे करोगे भाई? फिर आप किसको दोष दोगे? टीचर को दोष दोगे? कि फिर ट्रिक्स वाले को दोष देना, जो आपको ट्रिक्स सिखा रहा है उनको दोष देना जाके, सर आपने ट्रिक्स बताई थी सर, हमसे तो हुआ नहीं। गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी, क्योंकि आप वोकैब याद नहीं कर रहे हो। तो वोकैब वोकैब में आप अच्छे होने चाहिए। अगला, मस्ट डेवलप बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आपको डेवलप करनी है। और वो डेवलप कैसे होती है मेरे भाई? रीड डेली, डेली रीडिंग करो। रीडिंग इज, कहते हैं ना, रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग आपको करनी ही है। आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो किसी, मान लो, तो भी आपको डेली रीड करना चाहिए। डेली आपको आधा घंटा किताब को देना चाहिए। कोई भी ऐसी सेल्फ हेल्प जो बुक्स होती है, जो आपकी खुद की मदद करे, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी बुक हो वो आपको पढ़नी चाहिए, दिमाग को शांत करे। या फिर कोई भी ऐसी बुक जो आपको जीवन जीने का तरीका बताए, इन किताबों को पढ़ा करो।
कुछ नहीं रखा इन चीजों में कि ये शो कौन जीतेगा, वो शो कौन जीतेगा, ये हैंग हो गया, वो हैंग हो गया, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर। वो तुम्हारे घर में राशन भरवाने नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, फालतू की चीजों मत लगा करो। रीड द क्लोज टेस्ट केयरफुली। अभी यहां से मेन बात शुरू होती है क्लोज टेस्ट के बारे में। देखो ये तो था आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि आपको ये सब तो कम से कम होना चाहिए, ग्रामर के टॉपिक होने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होने चाहिए, वोकैब आपको आनी चाहिए, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड करो। अगला क्या, आप देखो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की क्या मतलब वो है स्टेप्स हैं, ट्रिक्स नहीं स्टेप्स। पहला क्या है, रीड द क्लोज टेस्ट केयरफुली। सबसे पहले क्या करो ना, एक बार क्लोज टेस्ट को केयरफुली पढ़ जाओ। जो बीच बीच में ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको इग्नोर करते हुए कम से कम आप एक बार कम से कम क्लोज टेस्ट को पढ़ो, ताकि एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि क्लोज टेस्ट के अंदर किसकी बात हो रही है। मतलब जैसे मान लो पर्यावरण की बात हो रही है, तो कम से कम आपको ये पता लग जाए पढ़ के कि पर्यावरण के नुकसान बताए जा रहे हैं, या पर्यावरण के फायदे बताए जा रहे हैं, या पर्यावरण को किसी और चीज से एसोसिएट किया जा रहा है। तो कम से कम आपको पता लगे, जैसे आपने पढ़ लिया कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी बात हो रही है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज सेट है कि यहाँ पर मतलब नेगेटिव बातें हो रही है ना, नेगेटिव बातें हो रही है, तो आप ऑप्शंस भी ऐसे ऐसे होंगे, जैसे ना 3 पॉजिटिव बात कर रहा होगा और एक ऑप्शन में नेगेटिव बात हो रही होगी, तो आप इजीली लगा दोगे नेगेटिव वाले को। तो इसलिए जरूरी है कि कम से कम आप एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ जाओ, ताकि आपको कम से कम ये पता लग सके कि मतलब बात किसकी हो रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगला क्या है, अंडरस्टैंड सॉरी मस्ट रिकॉग्नाइज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑप्शंस। अब जो ऑप्शंस होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है भाई। कैटेगरी का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये 4 ऑप्शन है ABCD, ठीक है। तो मैंने बताया एक तो एक कैटेगरी ये है कि चारों में ना अलग अलग क्या होगी, वोकैब होगी। तो ये हो गया वोकैब बेस्ड, वोकैब बेस्ड है ये। अब इसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो क्या होती है, वर्ब की कैटेगरी। जैसे आपको मान लो एक दे रखा है कंसिडर, एक दे रखा है टू कंसिडर, एक दे रखा कंसिडर्स, और एक दे रखा कंसिडरिंग। आप समझ रहे हो क्या है, मतलब है तो एक ही वर्ब, लेकिन उस वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स दे रखी है। जैसे यहाँ पर कंसिडर, यहाँ पर टू कंसिडर, यहाँ पर कंसिडर्स, और यहाँ पर कंसिडरिंग। तो इसके लिए समझ रहे हो, इसके लिए आपकी जो ग्रामर की नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ किसके बाद कौन सी वर्ब आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। इसके लिए आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको वर्ब हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। कोई जादू तो है नहीं कि ऐसे किया शकला का बुम बुम और तुम्हारा सारा का सारा आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता कहीं पर भी, ठीक है। अगला, अंडरस्टैंड कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस क्या होता है, नीचे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। कॉलोकेशन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली इन अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश किसी में भी, दैट हैपेंस वेरी ऑफन एंड मोर फ्रीक्वेंटली देन वुड हैपन बाय चांस। मतलब बाय चांस यूज ना होकर, मतलब जानबूझकर हम इनको साथ में यूज करते हैं, क्योंकि इनका पेयर बना हुआ है पूरा का पूरा कह सकते हो, या फिर इनका पूरा का पूरा क्या बना हुआ, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपको ऑफन यूज होता हुआ मिल जाएगा जगह जगह पर। जैसे पे अटेंशन, यानी कि जब भी मैं ये अटेंशन यूज करूंगा, तो अटेंशन देने के लिए, ध्यान देने के लिए हमेशा पे यूज करूंगा। जैसे देने को तो गिव कहते हैं, वैसे अगर मैं मान लो तुम्हें बोलूं कि ध्यान दो, तो मैं थोड़ी बोलूंगा गिव अटेंशन, क्योंकि देने को गिव बोलते हैं। तो कई बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर गिव अटेंशन आएगा, लेकिन अटेंशन जब भी आता है तो उसका जो कॉलोकेशन है, जो उसका पेयर बनता है, जो उसका कॉम्बिनेशन बनता है, वो पे से बनता है। जैसे गलती करना, करने को तो वैसे डू कहते हैं, तो कई बच्चे क्या बोलेंगे, डू अ मिस्टेक। गलती करना मतलब डू अ मिस्टेक, लेकिन आपको पता है मिस्टेक का जो कॉलोकेशन यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो मेक से बनता है, मेक अ मिस्टेक, मेक अ क्राइम। समझ में आ रहा है, तो कहने का मतलब ये कॉलोकेशंस आपको पता होना चाहिए। डू अ नॉइज नहीं होता, मेक अ नॉइज होता है, इनको बोलते हैं कॉलोकेशन। जैसे फास्ट फूड, ठीक है, ये कॉलोकेशन है, आपको पता है ये पूरा पेयर है। मेक अ मिस्टेक होगा, मेक अ नॉइज होगा। टेक अ सीट, हम किसी को बोलते हैं कि सीट लो, सीट लो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि, इसका मतलब ये टेक अ सीट का मतलब ये थोड़ी कि वो सीट उखाड़ने की बात कर रहा हूं कि सीट ले जाओ अपने घर, कि टेक अ सीट, कि एक सीट लो। टेक अ सीट का मतलब बैठो, बैठने को क्या बोलते हैं, टेक अ सीट, ठीक है। टेक अ चांस, एक चांस लेके देखो, टेक अ चांस। कीप कंट्रोल, कंट्रोल करो अपने ऊपर, तो कीप कंट्रोल, ठीक है। कीप क्वाइट, शांत रहो। अब देखो क्वाइट का मतलब शांत होता है, कीप मतलब रखना, तो क्या मतलब हुआ इसका, शांति रखो या शांत रहो। कीप क्वाइट का मतलब शांत रहो। तो ये कॉलोकेशंस होते हैं। तो कुछ बेसिक कॉलोकेशंस ये यहाँ पर मैंने आपके सामने दे रखा है, तो कुछ कॉलोकेशंस की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब कॉलोकेशंस क्या है, कैसे है, तो मैं कुछ बेसिक कॉलोकेशंस जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है, इस संडे को मैं फ्री होऊंगा, तो A to Z बैच में मैंने 46 क्लासेस आपको पढ़ा दी हैं। 46 क्लासेस, पूरी की पूरी 46 क्लासेस की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको संडे को मिल जाएंगी। हालांकि मैंने कुछ पीडीएफ्स पहले भी दे रखी हैं, लेकिन दोबारा से मैं उनको अपडेट करके पूरी 46 क्लासेस एक साथ आपको मिल जाएंगी। जाओ ऐश करो, मजे करो, और पीडीएफ को दूर दूर तक फैला दो, और बता दो कि हाँ कहाँ से पढ़ते हो तुम,
और झंडे गाड़ के आओ। ठीक है भाई, आई होप इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे और जो जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया वो आप ध्यान में रखोगे। क्लास थोड़ी सी आज की लंबी है क्योंकि समझाने वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भी आधे घंटे के अंदर ऐसे क्लास खत्म करके निकल जाऊंगा, लेकिन फायदा नहीं है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोज टेस्ट आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2023 प्री। जो 2023 का प्री हुआ है अभी सीजीएल का, उसके 39 शिफ्ट्स में आपको पता है टोटल कितने शिफ्ट्स हैं, 39। तो 39 शिफ्ट्स के अंदर आपको पता है हर शिफ्ट के अंदर एक क्लोज टेस्ट आता है। हर शिफ्ट के अंदर एक क्लोज टेस्ट का मतलब है 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यानी कि 39 क्लोज टेस्ट मैं आपको कराऊंगा। 39 हो सकता है कि मैं एक आधा स्किप कर दूं जो मुझे लगे कि आपके लिए उतना जरूरी नहीं है या बहुत ईजी है, तो वो मैं स्किप भी कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरे 39 आपको मैं करवा सकूं। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको 5 कराने वाला हूं। 5 इसीलिए क्योंकि ये जो अभी तक मैंने बताया वो भी तो क्लास का हिस्सा है ना, तो वही सोचकर मैंने सिर्फ 5 एग्जाम्पल आज के लिए रखे हैं। सबसे पहले आप क्या करो, स्क्रीन को करोगे आप पॉज, और पॉज करने के बाद में आप क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करोगे। जो जो मैंने आपको बताया कि पहले आप एक बार पूरे पैसेज को पढ़ लो, पॉज करो और पढ़ लो अच्छे से, जल्दी से पढ़ लो। चलो पॉज करके आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब एक बार हम इसको पढ़ते हैं, चलो पढ़ो। देखो, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग। पहले वाले के देखो ये रहे, मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ इज, इसके बाद एक देखा आपको कंसिडर, टू कंसिडर, कंसिडर्ड और कंसिडरिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऑप्शंस की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो ये जो ऑप्शन की आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है, ये आपको क्या दिखाई दे रही है, वर्ब बेस्ड, यानी कि एक ही वर्ब है उसकी अलग अलग यहाँ पर फॉर्म्स दे रखी है। तो मेरे हिसाब से इसको करना थोड़ा सा मच इजियर होता है। ठीक है, कैसे, आपको पता है यहाँ पर इज है, क्योंकि वर्ब जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब पे भी निर्भर करता है, टेंस पे भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर इज है, तो आप अच्छे से जानते हो कि इज एम आर के बाद में, किसके बाद में, इज एम आर के बाद में आपको पता है वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म आती है। ध्यान से सुनो, इसके इसीलिए मैंने कहा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की। इज एम आर के बाद सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है, कब, जब एक्टिव का सेंटेंस हो। किसका सेंटेंस हो, एक्टिव का, और कौन सा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कब, जब पैसिव हो। क्या हो, पैसिव हो। और ये कौन सा टेंस होता है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इज एम आर के बाद में, ठीक है, दो ही होता है, तीसरा भी लिखवाई देता हूं, बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर के साथ बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आता है आपका किसमें, पैसिव में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब कहने का मतलब ये एक्टिव है और उसी का पैसिव ये है, यानी कि एक्टिव में V1 प्लस आईएनजी, तो पैसिव में क्या हो जाता है, बीइंग लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर इसके बाद बीइंग तो है नहीं, यानी कि यहां पर ये वाला खेल तो खत्म हो गया, बीइंग नहीं है। अब आप दो चीजें बची, एक आपके पास बचा इज एम आर के बाद या तो यहां पर आईएनजी आएगा, कंसिडरिंग, क्या आएगा, या तो आएगा कंसिडरिंग, या फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसिडर्ड, कंसिडर्ड, इन्हीं दोनों में से एक आ सकता है। तो ये कंसिडरिंग और कंसिडर्ड दोनों ही नहीं है, ये टू कंसिडर है, ये भी नहीं आएगा। दो ऑप्शन आपके पास बच गए, एक आपके पास बच गया कंसिडर्ड और एक आपके पास बच गया कंसिडरिंग। अब आप मुझको ये बताओ, कंसिडरिंग आएगा या कंसिडर्ड आएगा। बहुत आसान, बहुत आराम आराम से करवा रहा हूं मैं समझाते हुए आपको, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। अब आपको पता कंसिडरिंग कब आता, जब एक्टिव होता। ठीक है, एक्टिव का मतलब क्या होता है कि मेन जो होता है ना वो सब्जेक्ट होता है आपका, और पैसिव में क्या होता है, मेन आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब जरा इसको पढ़ो, ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन है, इज, तो ये जो इज है ये ह्यूमन लाइफ के लिए लगा है, किसके लिए लगा है, ह्यूमन लाइफ के लिए, यानी कि ये जो इज है ह्यूमन लाइफ के लिए लगा है। अब आप मुझे बताओ, ह्यूमन लाइफ जो यहाँ पर इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ पर कर देते हो कंसिडरिंग, अगर आप कंसिडरिंग लगाते हो, मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर आप यहाँ पर कंसिडरिंग लगाते हो इसका मतलब आप इसको एक्टिव मान रहे हो, समझना ध्यान से, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कंसिडरिंग लगा रहे हो, तो यानी कि V1 ING लगा रहे हो, तो मतलब आप इसको एक्टिव समझ रहे हो, और एक्टिव का मतलब ये जो ह्यूमन लाइफ है इसको आप सब्जेक्ट मान रहे हो। मेरी बात को ध्यान से समझो, इसको आप क्या मान रहे हो, सब्जेक्ट। अगर इसको आप सब्जेक्ट मान रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो आप बोल रहे हो ना, ये इसी का काम है, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम ही तो होता है ये। भाई ये जो काम है ये किसका होता है, सब्जेक्ट के द्वारा। तो ह्यूमन लाइफ जो है कंसिडर कर रहा है। ह्यूमन लाइफ कोई इंसान है जो वो किसी को कंसिडर करेगा? ह्यूमन लाइफ जो है क्या कोई इंसान है कि वो किसी को कंसिडर करेगा? भाई मैं जो हूं एक मामले को कंसिडर कर सकता हूं, मेरे अंदर कंसिडर करने की क्षमता है। क्या ह्यूमन लाइफ किसी को कंसिडर करेगा? तो आपको पता है कि सर नहीं, ह्यूमन लाइफ किसी को कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि ह्यूमन लाइफ को कंसिडर किया जा सकता है, कि जो ह्यूमन की जो लाइफ है ना उसको कंसिडर किया जाता है। यानी कि सर यहां पर जो कंसिडर करने का काम है वो ह्यूमन लाइफ कर नहीं रहा है सर,
ह्यूमन लाइफ के ऊपर ही वो काम हो रहा है, क्योंकि कंसिडर किया जा रहा है ह्यूमन लाइफ को। यानी कि सर जो ह्यूमन लाइफ है ना वो काम को रिसीव कर रहा है, ये काम का रिसीवर है, डूअर नहीं है, काम को करने वाला नहीं है सर, ये तो क्या है, रिसीवर है। यानी कि सर ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मुख्य भूमिका में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, पैसिव कहते हैं। और पैसिव में मेरे भाई क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंसिडर्ड। क्या आ जाएगा यहाँ पर, कंसिडर्ड, क्योंकि पैसिव में तुमको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ऐसे तरीके से तो मेरे को लगता नहीं कि तुम्हें इससे अच्छा कोई तरीका बता सकता है जैसे मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है भाई। तो ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग, कि ह्यूमन की जो लाइफ है ना उसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए मतलब पैसिव, और किसका पैसिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, भी मैंने बताया ना आपको। अंडू करके दिखाता हूं, यहां से होता है, अरे यार अंडू का ऑप्शन आता है क्या इसमें, चलो अभी लिखा था मैंने कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई मार के बाद तो पैसिव है, और पैसिव किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और इंडेफिनिट का मतलब होता है ताहे तीहे थे। तो ह्यूमन लाइफ को समझा जाता है अ यूनिक ब्लेसिंग। ह्यूमन लाइफ को एक ब्लेसिंग ही तो समझा जाएगा भाई, क्योंकि ह्यूमन लाइफ सच में एक ब्लेसिंग है। विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द, जो कि डिपेंड करता है, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन, जो कि डिपेंड करता है ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ, ऑन द डैश। यहाँ के ऑप्शंस क्या क्या है, अवेयर, विटनेस, नोन, अवेयरनेस। यहां पर लिख देता हूं मैं ताकि आपके लिए इजी पड़ जाए पढ़ना। क्या क्या है, अवेयर, विटनेस, नोन और अवेयरनेस। अरे ये गायब हो गया, ये पंगा फिर से होने लग गया। अवेयर, विटनेस, नोन और क्या था, अवेयरनेस। ये चार ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आप मुझे बताओ चारों में से क्या आएगा, ध्यान से पढ़ो। कि ह्यूमन लाइफ को कंसिडर किया जाता है एक यूनिक ब्लेसिंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ, जो कि डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ऑन द। यहां पर देखो क्या लगा, द। एक सेकंड रुकना, हेलो। हाँ बात किए थे दीदी अभी करता हूँ, 15-20 मिनट में कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। भूल गए नहीं नहीं बात किया था मैं, अभी 15-20 मिनट में कॉल कर रहा हूँ आपको, भी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। ठीक है बाबू, ठीक है ठीक ठीक। हाँ, तो जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ऑन द। देखो ब्लैंक से पहले क्या है, द, तो आपको पता है द जो आता है, द आपको पता है एक आर्टिकल है जो कि एक नाउन से पहले लगता है, ठीक है, एक डिटरमाइनर है जो कि किससे पहले लगता है, नाउन से पहले। इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये क्या हो रहा है, इसको मिट क्यों नहीं रहा है, द जो लगता है वो नाउन से पहले लगता है, यानी कि इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा, नाउन आएगा। इतना तो आपको पता लग गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अवेयर क्या होता है। अवेयर एक एडजेक्टिव होता है, ये आपको मैंने कहा ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे आप बोलते हो आई एम अवेयर ऑफ दिस मैटर, कि मतलब मेरे को इस मैटर का पता है, तो अवेयर का मतलब क्या, जागरूक, यानी कि एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव तो नहीं आएगा, नाउन आएगा। विटनेस का मतलब क्या होता है, विटनेस एक नाउन है माना मैंने, लेकिन विटनेस का मतलब क्या होता है, विटनेस का मतलब होता है गवाह, कोई व्यक्ति जो किसी एक्शन को होता हुआ देखता है, खास करके किसी खराब एक्शन को, किसी क्राइम को। तो यहाँ पर क्राइम की, यहाँ पर मानव जीवन जो है किसी पर निर्भर करने की बात हुई कि मानव जीवन डिपेंड करता है, तो विटनेस पर डिपेंड करता है, कोई सेंस है इस बात का, विटनेस पे डिपेंड नहीं करता। नोन, ये आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक ही बच गया ऑप्शन, खत्म। ये नाउन है, अवेयरनेस आपको पता है, अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, कि जो ह्यूमन लाइफ है वो डिपेंड करता है ऑन दी अवेयरनेस, ऑन दी अवेयरनेस। देखो कितना आसान है करना इसको, मेरे तरीके से अगर आप करोगे, क्योंकि आपको पता है ब्लैंक के बाद ब्लैंक में नाउन आना चाहिए, तो अवेयर कट गया, विटनेस इसलिए कट गया, नाउन है लेकिन फिर भी कट गया क्योंकि इसकी मीनिंग कुछ और होती है। नोन आपको पता है V3 होता, तो ये भी कट गया, और अवेयरनेस आपको पता है क्या है, नाउन भी है, और यहाँ पर मैच भी कर रहा है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो डिपेंड करता है ऑन अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, कि आपको खुद का ज्ञान होना चाहिए, खुद के बारे में आप जागरूक होने चाहिए। ही, वो व्यक्ति हु इज नॉट अवेयर, देखो यहां पर दे भी रखा है, मैंने इसलिए कहा कि आप क्या करो ना, ब्लैंक के बाद यहां पर मैंने लिखा भी है, देखो क्या, रीड द लाइंस, रीड द लाइंस आफ्टर द ब्लैंक केयरफुली। कि कई बार हम क्या करते हैं, ब्लैंक में उलझे रहते हैं कि यार ब्लैंक में क्या आएगा, ब्लैंक में क्या आएगा, ब्लैंक में क्या आएगा, ब्लैंक में क्या आएगा, हम ब्लैंक के बाद वाले लाइन को पढ़ते ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ब्लैंक के बाद आप पढ़ो और अपने आप ही पढ़ते, अरे यार ये तो रहा इसका आंसर, पता लग जाता है, ठीक है। और मस्ट अंडरस्टैंड द टेंस, ठीक है, ये दो चीजें याद रखो। तो आपने जैसी ब्लैंक के बाद पढ़ा, तो ब्लैंक के बाद यहां पर क्या लिखा है, देखो ही हु इज नॉट अवेयर, जो अवेयर नहीं है। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ह्यूमन की लाइफ डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, डैश पर, ठीक है। ही, और वो व्यक्ति हु इज नॉट अवेयर, जो अवेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंसान की लाइफ डिपेंड किस पे करती है, अवेयरनेस पे, क्योंकि आगे उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है कि इंसान की जो लाइफ है
वो अवेयरनेस पे डिपेंड करती है। इंसान की जो लाइफ है, अरे यार, वो अवेयरनेस, बहुत दिक्कत है, जब तक व्हाइट बोर्ड नहीं आएगा तब तक दिक्कत है। हाँ चलो ठीक है। इंसान की जो लाइफ है वो अवेयरनेस पे डिपेंड करती है, और आगे उसी को कंटिन्यू किया है कि जो अवेयर नहीं है ना भैया ऑफ द सेल्फ, उसी की बात हो रही है ना कि जो अपने सेल्फ से अवेयरनेस जरूरी है, और जो अवेयर नहीं है कैन नीदर हैव पीस नॉर कैन ही फॉस्टर पीसफुल एग्जिस्टेंस, कि ना तो उसको कभी शांति मिलेगी और ना ही वो पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से मौजूदगी अपनी बता सकता, दिखा सकता। वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड, हमें अपने सोल को यानी कि अपनी आत्मा को भगवान से, ईश्वर से, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे जोड़ना पड़ेगा शांति के लिए। हम अपनी आत्मा को क्या कर दें, ईश्वर से जोड़ दे। एंड बॉडी, और जो हमारी बॉडी है, विद द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस, मतलब जरूरी है कि हमारी जो बॉडी है उसको हम अपने फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारा सब्सटेंसेस का मतलब जितनी भी वस्तुएं या फिर जो हमारे आसपास में पाई जाती हैं, जो भी सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, हम उनसे रिलेट करें, लेकिन जरूरी है कि जो हमारा अंतर मन है, जो हमारी आत्मा है, वो ईश्वर से कनेक्टेड हो, ये जरूरी है। ठीक है, आगे देखो, डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, कि डैश द फॉर्मलेस गॉड, फॉर्मलेस गॉड का मतलब क्या है कि भगवान का कोई स्वरूप, कोई रंग रूप नहीं होता, तो जो फॉर्मलेस गॉड है इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, हम अपने इन नग्न आंखों से ईश्वर को नहीं देख सकते, उस ईश्वर को जो कि क्या है, फॉर्मलेस है। अब देखो थर्ड में क्या कह रहा है, फ्रॉम सिंस एज पर फोर, देखो फ्रॉम सिंस एज पर फोर, चार ऑप्शन है। एक बात बताओ, फ्रॉम हम कब लगाते हैं? फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कई बार आप किसी को गिफ्ट देते हो तो कार्ड पे आप लिखते हो ना अपना नाम, पहले जिसको देना होता है उसके लिए आप लिखते हो टू, क्या लिखते हो, टू गोपाल, या फिर जिसको भी देते हो फ्रॉम, फ्रॉम में आप अपना नाम लिखते हो। तो फ्रॉम का मतलब से, किसके द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है, किसकी तरफ से दिया जा रहा है, तो फ्रॉम का मतलब से होता है। फ्रॉम हम कई बार टाइम को डिनोट करने के लिए भी लगाते हैं, जैसे बोलते हैं ना फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब बहुत लंबे समय से, ऐसे समय से जिसकी हमें जानकारी भी नहीं है। तो यहां पर फ्रॉम की तो बात ही नहीं हो रही, देखो सीधा बोल रहे फ्रॉम द फॉर्मलेस गॉड, फॉर्मलेस गॉड के द्वारा, ये फॉर्मलेस गॉड से इज इनविजिबल टू द नेकेड आई, यहां पर फ्रॉम तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो सिंस, अच्छा सिंस, आपको पता है सिंस की मीनिंग दो तरह की होती है। एक सिंस का मतलब होता है, सिंस को आप टाइम के लिए लगाते हो, टाइम बताने के लिए, कोई भी जो एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए आप सिंस लगाते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो आपने सिंस लगाया क्योंकि यहां पर एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग। या फिर दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, कि वो 4 बजे से सो रहे हैं, तो सिंस आप लगाते हो टाइम को दिखाने के लिए जब एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो। और सिंस का एक और मतलब होता है क्योंकि, सिंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि, ध्यान रखना, सिंस का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है मेरे भाई, और एज पर का मतलब क्या होता है, के मुताबिक, एज पर, जैसे बोलते हैं ना एज पर द रिकॉर्ड्स, यानी कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक, या एज पर द विटनेस, विटनेस के मुताबिक, या एज पर द एविडेंस, एविडेंस के मुताबिक। तो एज पर का मतलब होता है के मुताबिक, तो यहां पर आपको लग रहा है कहीं पर भी के मुताबिक बात हो रही है, के मुताबिक द फॉर्मलेस गॉड, मतलब फॉर्मलेस गॉड के मुताबिक, भगवान के मुताबिक, इज इनविजिबल, आगे खुद बोल रहा कि भाई भगवान इनविजिबल है, तो भगवान के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है यहां पर। ठीक है, और फोर का मतलब आपको पता के लिए, अगर आप यहां पर फोर लिखते हो, फोर द फॉर्मलेस गॉड इनविजिबल, फोर, फोर का मतलब के लिए, फोर द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, की जो फॉर्मलेस गॉड है वो इनविजिबल है, के लिए, किसके लिए, कुछ लिए यहां पर मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको पता है एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो क्या बचता है, सिंस। अब यहां पर सिंस लगाओ और आप पढ़ो, सिंस, क्योंकि द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द आई, क्योंकि जो फॉर्मलेस गॉड है वो हमारी आईज को नहीं दिख सकते, मतलब हमें ऐसे नहीं दिख पाएंगे। आवर माइंड ऑफन वंडर्स वेर एवर इट गोज, इसलिए हमारा जो माइंड है ना हमेशा क्या इधर उधर घूमता रहता है। हम जब भी भगवान का ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो भगवान तो क्या है, क्योंकि भगवान फॉर्मलेस है इसलिए हमारा जो ध्यान है हमेशा यहाँ पर क्या होता है, भटकता रहता है। तो आपको पता लग गया यहाँ पर जो क्योंकि है, जो सिंस है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंस। सिंस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल, क्योंकि जो फॉर्मलेस गॉड है वो इनविजिबल है हमारी नेकेड आइज को, इसीलिए जो हमारा माइंड है, आगे उसी का कंक्लूजन है, हमारा जो माइंड है भटकता रहता है। ठीक है, यहां पर दे रखा क्योंकि, यानी कि एक चीज का तर्क, और उसी तर्क की वजह से क्या होता है वो आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, डैश वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है चार में, एज अ रिएक्शन, किसी के रिएक्शन के परिणाम स्वरूप, कॉजिंग का मतलब क्या होता है, कारण बनना, एज अ रीजन, रीजन का मतलब वही परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप। देखो रीजन हम यूज करते हैं कारण को बताने के लिए, एज अ रीजन कारण बताने के लिए,
कॉजिंग का मतलब भी कारण बताने के लिए, और रिएक्शन आपको पता है किसी एक्शन की प्रतिक्रिया बताने के लिए, ठीक है। और एज अ रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम स्वरूप। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर क्या बोला है कि हम फॉर्मलेस गॉड को अपनी आंखों से नहीं देख पाते, इसी वजह से हमारा जो दिमाग है ना वो यहाँ भटकता रहता है, और इसी के परिणाम स्वरूप, मतलब यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है हमारे दिमाग के भटकने का, इसी का आगे परिणाम दिखाया जा रहा है। देखो इसका परिणाम क्या होता है, हमारा दिमाग जो भटकता है उसका परिणाम क्या होता है कि वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, कि वो जो डिवाइन यानी कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, हम उसके प्रति अपना जो एक लव है वो हम डेवलप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा माइंड जो भटकता रहता है, और इसी का रिजल्ट क्या निकलता है, इसी का रिजल्ट ये निकलता है कि हम डेवलप नहीं कर पाते भगवान के प्रति अपना प्रेम। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, एज अ रिजल्ट, कि परिणाम स्वरूप क्या होता भैया, हम वो जो लव है वो डेवलप नहीं कर पाते। तो यहाँ पर परिणाम की बात हो रही है तो एज अ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड रिलीजन लाइक द व्हाइट लाइट, रिलीजन लाइक द व्हाइट लाइट ऑफ द हेवंस, और जो मतलब रिलीजन है, जो रिलीजन है ना, वास्तव में उसको बताया गया कि हेवन से आने वाली एक व्हाइट लाइट की तरह है, डैश मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन, डैश मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि छोटे छोटे खंड, यानी कि वो जो सफेद लाइट है वो छोटे छोटे खंड के अंदर क्या हो जाती। तो आपको पता है जब एक लाइट को, पहले एक लाइट की बात की जा रही है, उसके बाद आगे छोटे छोटे खंड की बात की जा रही है, तो आपको पता है यहाँ पर लाइट के टूटने की, लाइट के बिखरने की बात हो रही है, नहीं समझे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पहले एक लाइट की बात की गई कि भाई जो ये है ना एक व्हाइट लाइट की तरह है, जो कि क्या है, देखो मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन, मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन, आगे पढ़ो, बाय द प्रिज्म ऑफ मेन एंड लूजेस इट्स ग्रेविटी, या ग्रेविटी। देखो क्या है ना, जैसे आपको पता है प्रिज्म होता है, तो जब आप प्रिज्म, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जब आप प्रिज्म के पीछे लाइट जलाते हो तो आपको पता है वो जो लाइट है ना वो यहां तक तो ठीक है जब तक प्रिज्म तक पहुंच रही है, लेकिन प्रिज्म से टकराने के बाद में क्या होता है, वो लाइट अलग अलग आपको पता है कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो वही वाली बात हो रही है कि भाई एक जो व्हाइट लाइट है वो मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशन में बट जाती है। तो बटने को क्या बोलते हैं, चार ऑप्शन में थे, ब्रेक फ्रॉम, नहीं ब्रेक फ्रॉम नहीं बोलते, बटनों को क्या बोलते हैं, ब्रेक्स टू, नहीं ब्रेक्स इन टू, हाँ ब्रेक्स इन टू हो सकता है, क्योंकि ब्रेक्स इन टू मतलब कई टुकड़ों में विभाजित हो जाना, या ब्रेक इन टू। देखो अब आप कहोगे सर ब्रेक इन टू आएगा ब्रेक्स इन टू, तो मैं कहता हूं देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है द व्हाइट लाइट, यही है ना द व्हाइट लाइट, और आपको पता है सिंगुलर है ये। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन भी होता है जो कि है ये, तो वर्ब में एस लग जाता है इंडेफिनिट टेंस में। तो आपको पता है ये तो वैसे नहीं होगा, केवल वर्ब है, ये वैसे भी नहीं होगा, इसमें भी केवल वर्ब है। ये दो ऑप्शन आपके पास बचे एस वाले, ब्रेक्स, ब्रेक्स टू इनटू, तो आपको पता है टुकड़ों में बटने को क्या बोलते हैं, ब्रेक्स इनटू। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक्स इनटू। तो क्या दे रखा है कि जो एक व्हाइट लाइट होती है हेवन से आने वाली, ब्रेक्स इनटू, वो टूट जाती है, बिखर जाती है मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस में बाय द प्रिज्म ऑफ मेन एंड लूजेस इट्स ग्रेविटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो उस पर फर्क नहीं पड़ता, फिर भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग, एक होने के बजाय इट बिकम्स अ मेजर डिवाइडिंग फोर्स, ये हमें डिवाइड, मतलब रिलीजन जो है ना असल में एक करने का काम करती है, लेकिन वास्तव में जो इंसान उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है उसकी वजह से वो हमें डिवाइड कर देती है, ठीक है। देखो कहने का मतलब कितना अच्छा एग्जांपल दिया है कि जो ये जो रिलीजन है ना ये हेवन से आने वाली एक लाइट की तरह है, लेकिन इंसानों ने इसके इतने रूप बना दिए है कि इंसान जो है एक प्रिज्म की तरह यहाँ पर है। तो जैसी ये हेवन से आने वाली लाइट यानी कि रिलीजन जैसे इंसानों से टकराती है, तो ये इंसान को एक करने के बजाय क्या करती है, उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है। इंसान को, किसी को ये बना देती है, किसी को वो बना देती है, उसको अलग धर्म बना देती है, उसको अलग धर्म बना देती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फ्रेंच फिलोसोफर थे टेलहार्ड डी शैरडिन, थिंकिंग डीपली ऑन मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इन रिलेशनशिप विद द डिवाइन, कि हमारी मौजूदगी को लेकर और उस डिवाइन यानी कि ईश्वर से हमारा क्या संबंध है उसको लेकर एक्सपाउंड, एक्सपाउंड का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, लिख लेना, अच्छा वर्ड है। उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है भाई। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने ठीक थे 5 में से। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ जरा, पहले आप पढ़ लो, स्क्रीन को पॉज करके पहले आप क्या करो, पढ़ लो एक बार अच्छे से जल्दी फटाफट। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखो क्या है, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश, सन जो है ना एक स्टार है एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम, दुनिया की ब्रह्मांड की जितनी भी यूनिक चीजें होती है उनके साथ हम ए एन तो नहीं लगाते, क्या लगाते, द लगाते, सीधा लगा सकते थे आंसर, द सोलर सिस्टम, ठीक है। अगला, द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज अ नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा, जो सन है ना वो एक तरीके का हॉट प्लाज्मा का बॉल है, बहुत बड़ा सा। द सन हैज इंस्पायर्ड अस, इस सन ने हमें इंस्पायर किया है सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय से ही। इट्स सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन, इट्स सेंट्रल टू माइथोलॉजी मतलब हमारी जो आप पौराणिक कथाएं पढ़ोगे उसमें इसका एक अलग ही महत्व है, एंड रिलीजन धर्म के मामले में, इन डैश अराउंड द वर्ल्ड, इन डैश इन प्रोसेसेस या इन टाइप्स
इन सीन्स या फिर इन कल्चर्स। देखो यहाँ पर माइथोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है, तो हमारी माइथोलॉजी में इसका अलग महत्व है। एंड रिलीजन, और रिलीजन की बात हो रही, तो रिलीजन से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? कल्चर ही तो है, कल्चर्स। रिलीजन इन कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब संसार में जितने भी अलग अलग कल्चर्स हैं उनमें सन का अपना अलग अलग क्या है? महत्व है, ठीक है। इट्स सेंट्रल टू माइथोलॉजी एंड रिलीजन इन कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कल्चर्स हैं वहां पर इसका क्या है? अपना महत्व है। इट कीप्स आवर प्लैनेट वार्म, ये हमारे प्लैनेट को वार्म रखता है, हमारे प्लैनेट को गर्म रखता है, जो सूर्य है। इनफ, इतना गर्म रखता है फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो, कि जो जीवित चीजें हैं वो ग्रो कर सके। आपको पता है पेड़ पौधे पत्तियां जितनी भी है सूर्य की रोशनी की वजह से ग्रो करती है। इट गिव्स अस लाइट, हमें लाइट प्रदान करता है ये, सो वी कैन सी, ताकि हम देख सके। इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डैश है ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डैश है। तो ये तो देखो बिना ऑप्शन देखे भी पता लग रहा है एनर्जी का क्या है? सोर्स है, एनर्जी का साधन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये डैश ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डैश हो तो एनर्जी का क्या है? साधन है। क्या साधन को जेस्चर कहते हैं? क्या साधन को सोर्स कहते हैं? क्या साधन को सिंबल कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं। जेस्चर का मतलब इशारा, हाथ से इशारा करते हैं ओ इधर आ, ये जेस्चर है, ठीक है। सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रतीक। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये किसका प्रतीक है, तो आप कहोगे ये सम्मान का प्रतीक है, ये सिंबल है, ठीक है। या कोई भी एक निशान है जगह जगह पे जो बना रहता है। या मैं आपसे कहूं कि मान लो एक ये है, यहाँ पी लिखा है, पार्किंग में लगा और ऐसे लिखा है, तो क्या मतलब? ये किस चीज का सिंबल है? नो पार्किंग का, ठीक है। और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। तो ये एनर्जी का नियंत्रण नहीं है, ये एनर्जी का सिंबल थोड़ी है, ये एनर्जी का जेस्चर थोड़ी है, ये एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी का क्या है? ये साधन है, यहां से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। सोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड, 100 टाइम्स एज, मतलब ये 100 गुना ज्यादा बड़ा है, 100 टाइम्स एज वाइड द अर्थ। अब आपको पता है, देखो मैंने बता रखा था कि एज और एज, ये आपको ग्रामर का रूल मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया था। एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। एज और एज हम कब लगाते हैं? जब हम दो चीजों को एक जैसा बताते हैं, या फिर जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इट इज 100 टाइम्स एज वाइड, मतलब ये 100 टाइम्स उतना बड़ा है, उतना चौड़ा है एज द अर्थ। अब आप ढूंढो क्या ऑप्शंस में एज है तो देखो लाइक, अबाउट, देन और एज। तो अगर आपको रूल पता होता तो आप डायरेक्ट एज लगा देते कि 100 टाइम्स उतना बड़ा है एज द अर्थ, जितना की मतलब जितना बड़ा हमारा अर्थ है, ठीक है, उससे 100 टाइम्स क्या है? ये बड़ा है। तो आपको पता है एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो आपको पता है वाइड क्या है? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। इफ देयर वर नो सन, अगर मान लो सूर्य नहीं होता, मेनी थिंग्स वुडंट अकर, तो कई सारी चीजें नहीं हो पाती, लाइक फोटोसिंथेसिस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को हिंदी में? क्या बोलते हैं? आप मुझे बताना कमेंट में, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, अभी देखते हैं आगे याद आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, शायद ऑक्सीजन भी नहीं मिलता, क्योंकि जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो पेड़ पौधे ग्रो नहीं करते, पेड़ पौधे ग्रो नहीं करते तो ऑक्सीजन कहां से मिल जाता? विच वुड हैव कॉज्ड, जिसकी वजह से, जो कारण बन जाता, तो जाहिर सी बात है कुछ नेगेटिव ही होगा यहाँ पर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, तो कारण बन जाता, किसका कारण बन जाता? पांचवा ऑप्शन पढ़ो जरा, स्किल का कारण बनता, या एग्जिस्टेंस का कारण बनता, या एंड का, या एनहेंसमेंट का, किस चीज का? आगे देखो, ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का क्या कारण बन जाता? जीवन का, जीवन के स्किल का कारण बनता, या जीवन के अंत का कारण बनता, या जीवन के एनहेंसमेंट का, जीवन के एग्जिस्टेंस का? तो आपको सर जीवन के एग्जिस्टेंस का कारण बनता। क्या लिखा है देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच वुड हैव कॉज्ड, नो, यहां पर देखो क्या लिखा है? नो। अगर आप नो के बाद लिख देते हो एंड, तो मतलब खत्म नहीं होगी जिंदगी। भाई यहां पर आपको पता है खत्म होगी जिंदगी, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो जिंदगी खत्म होगी, यानी कि नो क्या? नो एग्जिस्टेंस, हमारी मौजूदगी नहीं होगी। अगर आप एंड लगा दोगे तो क्या होगा? नो एंड, मतलब हमारा अंत नहीं होगा। जबकि आपको पता है बात हो रही है अंत होने की, तो अंत होने को क्या बोलते हैं? मतलब मौजूदगी को एग्जिस्टेंस कहते हैं। और अगर एग्जिस्टेंस से पहले नो लगा रहे हो तो मतलब नो एग्जिस्टेंस, यानी कि जो कारण बन जाएगा हमारे नो एग्जिस्टेंस का, यानी कि हमारी मौजूदगी का। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, मतलब नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ मतलब हमारी जिंदगी मौजूद ही नहीं होगी धरती पर, कोई होगा ही नहीं धरती पर, सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। आए समझ में? तो ये तो आसान था, डिफिकल्ट नहीं था, पहला वाला भी आसान था। पढ़ो अगला। ग्लोब, पहले आप पॉज करके क्या करो, खुद पढ़ लो आप जल्दी से, फटाफट से। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल डैश, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि हमारी जो हमारा जो अर्थ है वो दिन प्रतिदिन उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि वार्म होती जा रही है, हमारी जो अर्थ है वो वार्म होती जा रही है, इसकी जो गर्माहट है वो बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और ऐसा आपको पता किस वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैसेस जब फैल जाती हैं हमारे पर्यावरण में या हमारे
आसपास, तो वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने नहीं देती, वहीं रोक लेती है, वो नीचे रोक लेती है। और इस वजह से क्या होती है, हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है, जिस वजह से आपको पता जो ग्लेशियर्स हैं वो ऐसा बताते हैं साइंटिस्ट वगैरह जो हैं कि वो क्या हो रहा है, तेजी से पिघल रहे हैं वो। और अगर वो पिघल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसी की बात हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल डैश, कि वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल डैश, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल। अब आपको पता है एनवायरमेंटल यानी कि एनवायरमेंट से जुड़ी हुई कोई चीज यहां पर होगी, और एनवायरमेंट के लिए हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है, एक कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है मतलब उन सभी बड़े परिणामों में से एक परिणाम है एनवायरमेंट का, परिणाम नहीं है। चैलेंज है तो चैलेंज हो सकता है, चैलेंज का मतलब चुनौती, पता है ना। बेनिफिट का मतलब लाभ, ये तो कतई नहीं हो सकता, नेगेटिव बात हो रही है। अपॉर्चुनिटी भी नहीं हो सकता, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, ये भी नहीं हो सकता। और आपको पता परिणाम तो वैसे नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर बचा चैलेंजेस, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस, कि हमारे एनवायरमेंट को वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उन्हीं बहुत सारे चैलेंजेस जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उन्हीं में से एक चैलेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो चैलेंज की बात हो रही है, चुनौती की बात हो रही है। फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, जो आज पूरा संसार फेस कर रहा है। द प्राइमरी कॉज, प्राथमिक कारण, द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्राथमिक कारण है इज द देखो द और आगे नाउन आएगा, इज द डैश। तो देखो क्या दे रखा, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कंडक्ट का मतलब किसी चीज का आयोजन करना। तो गैस का आयोजन किया जाएगा क्या, देखो क्या लिखा है, ऑफ ग्रीन हाउस, देखो क्या लिखा है, डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कि ग्रीन हाउस गैसेज का कंडक्शन करते हैं लोग, मतलब उसे कंडक्ट करते हैं या उसे अब्सॉर्ब करते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेज को अब्सॉर्ब कर लिया जाए तो अच्छी बात है, अगर अब्सॉर्प्शन हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर हमें पता है नेगेटिव बात हो रही है, रिफ्लेक्शन, ग्रीन हाउस गैसेज के रिफ्लेक्शन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, या ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन की वजह से हो रहा है। भाई एमिट का मतलब क्या होता है, एमिट का मतलब क्या होता है, एमिट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को रिलीज करते हो, जैसे कोई गैस रिलीज करना या पोल्यूशन रिलीज करना, उसको बोलते हैं एमिट। कोई गैस रिलीज करना उसको बोलते हैं एमिट, समझ में आ रहा है। या फिर कई बार हम जानवरों के लिए यूज करते हैं ना, कि ये जो जानवर है ये अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा दुर्गंध एमिट करता है, तो एमिट का मतलब क्या होता है, रिलीज करना। तो यानी कि अब आप मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, कि ग्लोबल वार्मिंग का जो एक बहुत बड़ा कारण है वो क्या है, डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज का क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन, यानी कि हम जो तेजी से ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट कर रहे हैं, एमिट का मतलब रिलीज कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट के अंदर, उसी वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर रिलीज करने की बात आ रही है, तो रिलीज करने को क्या बोलते हैं, एमिशन कहते हैं। हम ग्रीन हाउस गैस को रिफ्लेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं, हम उसको कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको एमिट कर रहे हैं, यानी कि हम पर्यावरण में उसको रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, गाड़ियों के द्वारा, या फिर एसी से जो निकलता है, या फिर कई कई सारे उसके क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं अलग अलग, जहां से हम उसको एमिट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है। आगे देखो यहां पर क्या जाएगा, एमिशन, एमिशन ही था, हाँ एमिशन, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द एटमॉस्फेयर, हम अपने एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में क्या एमिट करते हैं, त्याग देते हैं, रिलीज कर देते हैं। दीज गैसेज, और यही जो गैसेज है, ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, मैंने बताया था ना, यही जो गैसेज है ना, सन से आने वाली जो हीट है उसे ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उसको रोक लेते हैं, वापस रिफ्लेक्ट होकर जाने नहीं देते, कॉजिंग, और ये कारण बन जाता है द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, और ये कारण बनता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। द डैश इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब बहुत ज्यादा फैले हुए हैं दूर दूर तक, एंड इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स, और इसके बहुत प्रचंड हमें वेदर के इवेंट्स यानी कि खतरनाक खतरनाक हमें मौसम के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो पहले यहां भरो द डैश इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या दे रखा है, न्यूट्रल इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट या नेग्लिजिबल। अब आप मुझे बताओ, अगर यहां पर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की बात हो रही है तो ओवरऑल पैसेज को पढ़ के आपको पता लग रहा है नेगेटिव इफेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो तो नेगेटिव ही होगा ना। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना अच्छा ना बुरा, यानी कि न्यूट्रल। लेकिन आपको पता है आपको नेगेटिव बोलना है, न्यूट्रल नहीं बोलना आपको, तो न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव थोड़ी इफेक्ट, भाई ग्लोबल वार्मिंग का जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव थोड़ी है, वो तो नेगेटिव है। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर, आपको पता है एक ही वर्ड है नेगेटिव, तो खत्म। तो क्या आ जाएगा, द नेगेटिव इफेक्ट्स, की जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, किसके नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाइड स्प्रेड एंड इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर वेदर इवेंट्स। राइजिंग सी लेवल्स, जैसे कि सी का जो लेवल है वो बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर पिघलने से सी का लेवल बढ़ गया है। एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जो जैव विविधता पहले देखने को मिलती थी, जैव विविधता, वो अब देखने को नहीं मिलती, क्योंकि काफी सारे जो जानवर है वो हीट की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से विलुप्त हो चुके हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कम होता जा रहा है। मैनी गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव इंप्लीमेंटेड, उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, यानी कि लागू किया है, इंप्लीमेंट किया, शुरू किया है,
तो क्या शुरू किया है उन्होंने? रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट किया है, या सब्सिडीज इंप्लीमेंट किया है, या पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है, या सैंक्शन इंप्लीमेंट किया है? तो आपको पता है जब भी इंप्लीमेंट करने की बात होती है, लागू करने की बात होती है, तो हम लोग पॉलिसी लागू करते हैं। यह है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहां पर आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि हमने कई जगह पर पढ़ा हुआ है कि सरकार ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, सरकार ने एक स्कीम इंप्लीमेंट की। तो पॉलिसी की बात हो रही है कि सरकार ने पॉलिसीज को क्या किया? इंप्लीमेंट किया, यानी कि शुरू किया है, लागू किया है। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? सरकार से मिलने वाली या किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाली जो आपको सहायता धनराशि होती है, उसको बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रोक। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब अनुमति एक प्रकार की, है ना, सैंक्शन ऑर्डर बोलते हैं जिसको हम लोग। तो यहां पर क्या आएगा? सरकार ने इंप्लीमेंट क्या किया है? सरकार ने इंप्लीमेंट किया है पॉलिसीज को, नीतियों को। टू रिड्यूस, कैसी पॉलिसीज? टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ताकि हम ग्रीन हाउस का जो गैस का इमिशन है उसको क्या करें? क्या करें हम उसको हम कम करें, रिड्यूस करें। अब अगर मान लो ये वाला ब्लैंक आप उस समय नहीं भी भर पाए थे, तो मैंने क्या कहा? आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना होता है। तो आपने पढ़ा यहाँ पर गैस के एमिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी तो एमिशन की ही बात हो रही होगी इस वाले, इसके अंदर जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाउएवर इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो पे, हम जो व्यक्ति विशेष जो है, यानी कि हम लोग जो है, कैन ऑल्सो प्ले अ रोल, हम लोग भी एक अपनी भूमिका निभा सकते हैं इन डैश ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को डैश करने में। तो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग को क्या करने में? रोकने में, कम करने में, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। ऑप्शंस को पढ़ो। ग्लोबल वार्मिंग को एक्सपेंड करने में, बढ़ाने में, एक्सरबेटिंग, ठीक है, एक्सरबेट करने में। एक्सरबेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को और बुरा कर देना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की इंटेंसिटी को कम कर देना। और सस्टेन का मतलब क्या होता है? जारी रखना। तो ग्लोबल वार्मिंग को जारी थोड़ी रखेंगे हम लोग इसको और थोड़ी बढ़ाएंगे, हम लोग इसको और थोड़ी एक्सपेंड करेंगे, हम लोग इसको मिटिगेट करेंगे, यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी उसको कम करेंगे। मिटिगेट का मतलब किसी की बुरी चीज, खास करके जो दुख हो गया, तकलीफ हो गया, उसकी इंटेंसिटी को कम करने को क्या बोलते हैं? मिटिगेट बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया भाई? तो यहां पर क्या आ जाएगा? मिटिगेट। तो हम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन मिटिगेटिंग, इन मिटिगेटिंग, मिटिगेट करने में किसको? ग्लोबल वार्मिंग को, बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू देयर डेली हैबिट्स, अपनी डेली हैबिट्स में थोड़ा बदलाव ले आए, जैसे कि सच एज रिड्यूसिंग देयर एनर्जी कंजम्पशन, की बिजली का इस्तेमाल कम करें, एंड ड्राइविंग लेस, और थोड़ा सा कम वाहन चलाएं, ठीक है। पढ़ो जरा आप इसको और ओवरऑल आइडिया लगाओ कि किस बारे में बात हो रही है, जल्दी। चलो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। देखो क्या दे रखा है? लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा को सीखना, कैन बी चैलेंजिंग, थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। बट, लेकिन, इट्स ऑल्सो, बट इट्स ऑल्सो, देखो बट क्या है? कंजंक्शन है, और एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो हमेशा ऑपोजिट चीजों को जोड़ता है। तो यहां पर बोल रहा है कि भाई हमारे लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन, तो लेकिन के बाद जो होगा वो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा होगा। लेकिन से पहले क्या है? चैलेंजिंग, कि नई भाषा को सीखना हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट इट्स ऑल्सो, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी, तो आप कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है चैलेंजिंग का ऑपोजिट होगा। तो कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? कस्टमाइज का मतलब होता है जब आप किसी चीज को अपने अनुकूल, अपने हिसाब से जब आप उसको बनाते हो, उसको बोलते हैं कस्टमाइज। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं? गाड़ी लेते हैं उसको कस्टमाइज करा लेते हैं, फोन लेकर उसको कस्टमाइज करा लेते हैं, वाटर बॉटल को भी कस्टमाइज कराते हैं, अपना नाम लिखवा लेते हैं, उसको बोलते हैं कस्टमाइज। इट्स ऑल्सो कस्टमाइजिंग, ये कस्टमाइजिंग है। इनसिग्निफिकेंट, गैर महत्वपूर्ण, देखो यहां पर क्या है? चैलेंजिंग है। और अगर आप यहां पर क्या लगा दोगे? इनसिग्निफिकेंट। अगर यहां पर चैलेंजिंग है तो मतलब यहां पर कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब गैर महत्वपूर्ण, अच्छा तो नहीं है। पॉइंटलेस, पॉइंटलेस का मतलब बेकार, ये भी अच्छा नहीं है। एक ही अच्छा, रिवॉर्डिंग। पढ़कर ही पता लग रहा है, मैंने कहा ना यहां पर अगर चैलेंजिंग है और अगर बट है तो यहां पर कुछ ना कुछ चैलेंजिंग का ऑपोजिट, यानी कि कुछ अच्छा होगा। ये बेसिक नॉलेज है कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग, चैलेंजिंग हो सकता है, बट इट्स ऑल्सो रिवॉर्डिंग, लेकिन इसके कई सारे लाभ भी हैं। रिवॉर्डिंग है बहुत ज्यादा, अगर आप एक नई भाषा को सीख जाते हो तो इट्स ऑल्सो रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग माने अच्छा, लाभकारी। इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए, एंड कल्चरल एक्सचेंज, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने कल्चर का एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका कल्चर हम अपना सकते हैं, अपना कल्चर उसको दे सकते हैं। व्हेन लर्निंग अ लैंग्वेज, जब एक लैंग्वेज आप सीखते हो, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट, तो आपको पेशेंट होना है। पेशेंट का मतलब मरीज नहीं, पेशेंट का मतलब आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है आपको, ठीक है, धैर्यवान बनना है आपको। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट, आपको पेशेंट आपको रखना पड़ेगा, सॉरी पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, पेशेंट आपको बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 ही दिन में आप बोलोगे यार मैं तो सीख नहीं रहा, छोड़ दो। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड, पेशेंट एंड, देखो एंड क्या करता है? एंड एक कंजंक्शन है जो एक जैसी चीजों को जोड़ता है।
जैसे बट क्या करता है, ऑपोजिट को जोड़ता है, एंड क्या करता है, लगभग एक जैसे को जोड़ता है। तो पेशेंट एंड व्हाट, पेशेंट एंड फोर्स। देखो पेशेंट आपको पता है क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा इसके आगे पढ़ो एक बार, सॉरी। एंड पेशेंट एंड डैश योर सेल्फ, देखो डैश योर सेल्फ, तो आपको पता है यहां पर क्या हो रहा है, डैश योर सेल्फ, डैश योर सेल्फ, तो यहां पर आपको पता है एक वर्ब आएगा, ठीक है। डैश योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, डैश योर सेल्फ टाइम, डैश योर सेल्फ टाइम, पढ़कर ही बेसिक सेंस जा रही है, डैश योर सेल्फ टाइम, अपने आप को टाइम क्या, अपने आप को टाइम क्या, अपने आप को टाइम दो। ये तो मतलब हुआ कि अपने आप को टाइम दो, कि मतलब भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि भाई पेशेंट बनो, और पेशेंट बनने का क्या मतलब होता है कि अपने आप को टाइम दो, डैश योर सेल्फ टाइम। तो व्हाट योर सेल्फ टाइम, फोर्स योर सेल्फ टाइम, या गिव योर सेल्फ टाइम, या रश योर सेल्फ टाइम, या नेग्लेक्ट योर सेल्फ। तो आपको पता है एक ही वर्ड मैच कर रहा है, गिव, गिव योर सेल्फ टाइम, भाई अपने आप को टाइम दो। इसके लिए कुछ देखो, कुछ इसके लिए फॉर्मूला नहीं चाहिए, कुछ इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, पढ़कर पता लग रहा है कि डैश योर सेल्फ टाइम, योर सेल्फ मतलब अपने आप को, टाइम, तो टाइम अपने आप को क्या दो, यही तो बात हो रही है यहाँ पर। और देने को क्या बोलते हैं, गिव कहते हैं, गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ टाइम, ठीक है। एंड क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट, कि भाई पेशेंट रहो, एंड क्या, गिव योर सेल्फ टाइम, इन दोनों क्लॉजेस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इजियर, कि लैंग्वेज लर्निंग को इजी बनाने का एक तरीका, वन वे इज टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है इज टू। लैंग्वेज को आसान करने का एक तरीका क्या है, इज टू कमिट, इज टू हेजिटेट, इज टू फॉरगेट, या इज टू प्रोक्रेस्टिनेट। देखो लैंग्वेज को सीखने का आसान तरीका बोल रहा है, तो आसान तरीका क्या होगा कि लैंग्वेज से हेजिटेट करो, घबराओ, लैंग्वेज को भूलो, या लैंग्वेज को प्रोक्रेस्टिनेट करो यानी कि टालो। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है काम को टालना। तो तीनों वर्ड्स मैच नहीं कर रहे, आपको पता है यहाँ पर कुछ अच्छे की बात हो रही है कि लैंग्वेज को इजी बनाने का एक तरीका है कमिट करो। क्या करो, देखो कमिट करो, देखो यहां पर भरो कमिट, कमिट टू इट एवरीडे, कमिट टू इट एवरीडे, कि आप रोज इसको करो, रोज इसकी प्रैक्टिस करो, कमिट टू इट एवरीडे, रोज इसकी प्रैक्टिस करो। भाषा को सीखने का आसान तरीका है कि कमिट टू इट एवरीडे, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, चाहे कुछ ही मिनट के लिए सही, लेकिन रोज इसको आप करो। तो कमिट करो इसको, यानी कि कमिट का मतलब होता है करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, करना उसमें लगना, कमिट करना। क्योंकि आपको पता है बाकी तीन ऑप्शन, भाई इसको इससे हेजिटेट करो तो आसान कैसे हो गया, इससे फॉरगेट करो तो आसान कैसे हो गया, या इसको प्रोक्रेस्टिनेट करो तो आसान कैसे हो गया, आसान बनाने की बात हो रही है। तो क्या करो, कमिट टू इट every day, even if it's just for a few minutes. This helps in building consistency. इससे क्या होता है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आती है, and reinforce what you are learning. Practicing speaking and listening, स्पीकिंग एंड लिसनिंग की जो प्रैक्टिस आप करते हो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सीख रहे हो, स्पीक करो यानी कि बोलो, लिसन यानी कि सुनो, वो भी बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, केवल लिखने या पढ़ने से कोई भाषा नहीं आएगी, आप क्या करो, उसको बोलो भी, उसको सुनो भी। बाय इमर्सिंग योर सेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, उस लैंग्वेज के कल्चर में अपने आप को पूरा डुबा दो, ठीक है। यू कैन एक्सिलरेट, तब आ जाके आप क्या कर सकते हो, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब बढ़ाना, स्पीड अप करना। गाड़ी में एक्सिलरेटर होता है ना, वो क्या करता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप भाषा को अच्छे से सुनते हो, उसमें पूरे डूब जाते हो, तो आप एक्सिलरेट कर सकते हो योर व्हाट, यहां पर आपको पता नाउन आएगा, क्योंकि क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, योर व्हाट, योर स्टेमिना। भाई अगर आप लैंग्वेज को डेली सुनोगे और बोलोगे तो उससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, या उससे आपकी कॉम्प्लेसेंसी बढ़ेगी, कॉम्प्लेसेंसी मतलब संतुष्टि, या उससे आपकी पिच बढ़ेगी, या उससे आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा। तो आपको पता है प्रोग्रेस बढ़ेगा। पिच का मतलब क्या होता है, हमारी वॉइस की जो टोन होती है उसको पिच कहते हैं। कॉम्प्लेसेंसी मतलब संतुष्टि। भाई भाषा को सुनने या बोलने से आपकी संतुष्टि कैसे बढ़ेगी, यहाँ पर भाषा को सीखने का जो आपको प्रोग्रेस है वही तो बढ़ेगा ना, वो प्रोग्रेस तेज होगा ना। आपका स्टेमिना कैसे बढ़ जाएगा, भाषा को पढ़ने या सुनने या बोलने से, जो भी है। आपका पिच कैसे बढ़ जाएगा, भाषा को सुनने या बोलने से, क्या बढ़ेगा, आपका प्रोग्रेस बढ़ेगा। आपका जो प्रोग्रेस है वो एक्सिलरेट हो जाएगा, मतलब आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाएगी, समझ रहे हो, प्रोग्रेस क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, योर प्रोग्रेस। एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, और आपको लैंग्वेज की डीप अंडरस्टैंडिंग जानने को मिलेगी। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट इट्स ऑल्सो डैश एंड कैन बी अ फन एक्सपीरियंस। केवल प्रैक्टिकल ही नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि डॉन्टिंग है, डराने वाला। देखो क्या कर देगा, इट्स ऑल्सो का मतलब भी। तो आपको पता है ऑल्सो क्या करता है, दो एक जैसी चीजों को जोड़ता है, ऑपोजिट चीजों को नहीं जोड़ता है, ठीक है। तो भाषा को सीखना जो है इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल, वो केवल प्रैक्टिकल ही नहीं है, बट ऑल्सो व्हाट, बट ऑल्सो क्या, आपको पता है पॉजिटिव वर्ड आएगा यहाँ पर, कि केवल प्रैक्टिकल ही नहीं बल्कि भाषा को सीखना बहुत ज्यादा क्या है, एंड कैन बी फन एक्सपीरियंस, और बड़ा फन एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव क्या है, डॉन्टिंग मतलब क्या होता है, डराने वाला, कोई भी ऐसा काम जो आपको, जिससे आपको डर लगे। आर्डोस का मतलब क्या होता है,
कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत एफर्ट लगे। एंजॉयबल का मतलब क्या होता है, जिसको करके आपको मजा आए। और इंटीमिडेटिंग का मतलब क्या होता है, डराने वाला। तो तीनों नेगेटिव वर्ड जा रहे हैं, एक ही अच्छा वर्ड जा रहा है, वो क्या, एंजॉयबल। कि भाषा को सीखना क्या हो सकता है, इट्स ऑल्सो इंजॉयबल, बहुत ज्यादा इंजॉयबल हो सकता है। एंड कैन बी फन एक्सपीरियंस, देखो कितना अच्छा जुड़ गया ये, इंजॉयबल हो सकता है एंड कैन बी फन एक्सपीरियंस, और इससे आपको एक फन एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में ये 4 एग्जाम्पल रखते हैं हम लोग, क्योंकि बेसिक बातें मैंने आपको बहुत बताई, थेरीज मैंने आपको बहुत बताई, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट करने का प्रयास करें, मुझे बताने का प्रयास करें कि हाँ सर हमें समझ में आया। ठीक है, राम जी आप सबका भला करें, ज़रूर मुझे बताएं कमेंट के अंदर, और एक प्यारा सा लाइक छोड़ के जाएं, वो जो अंगूठा ऐसे बना होता है उसको दबा दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो देखो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है ना, उसको दबा दो। एक बेल बना हुआ है, उस बेल को भी दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगली क्लास के अंदर थेरी हम नहीं करेंगे, थेरी हम कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम सीधा अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे भाई जय हिंद।